राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हमारे 30 कदम सीरीज में आज इंडियन इकोनॉमी का हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं ट्रेड पॉलिसीज। जो ट्रेड पॉलिसीज होती हैं, जो हमारी व्यापार नीतियां होती हैं, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। अब ये जो व्यापार नीति होती है, जो ट्रेड पॉलिसी होती है, ये दो टाइप की होती है। एक होती है घरेलू और एक होती है हमारी इंटरनेशनल। मतलब हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी। और जो ये दोनों ही अलग अलग रहती है। जो डोमेस्टिक ट्रेड पॉलिसी होती है वो हमारे घरेलू जरूरतों के हिसाब से रहती है और इस पे हमारे घरेलू चीजों का ही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। लेकिन अगर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे जो नॉर्म्स हैं हमको उसको फॉलो करना होता है। जिसके लिए अगर हम लोग बात करें तो WTO सबसे मतलब सीनियर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करता है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमारे पास दो या दो से ज्यादा देशों के बीच सामान और सेवाओं का आदान प्रदान इस नाम से जाना जाता है। आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्षेत्रीय व्यापार और द्विपक्षीय व्यापार। इन चारों को समझ लेते हैं हम लोग क्या क्या होता है। ये व्यापार के अलग अलग हमारे टेक्निक्स हैं, अलग अलग तरीके हैं। इंटरनल ट्रेड या फिर आंतरिक व्यापार क्या होता है? जब हमारा राज्य है, राज्य में हमारे जैसे दुर्ग है, दुर्ग से रायपुर अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो वो इंटरनल ट्रेड होगा। इंटरनल स्टेट ट्रेड होगा। और अगर हम लोग इंटरनल कंट्री ट्रेड की बात करें तो एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो वो भी इंटरनल ट्रेड की कैटेगरी में आएगा। मतलब इंटरनल ट्रेड दो कैटेगरी में होता है, एक हमारे पास अंतरराज्यीय और एक होता है अंतःराज्यीय। ये दो टाइप का होता है। अब अगला है हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड। जब हम लोग एक से ज्यादा कंट्री के साथ हम लोग ट्रेड करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड। और एक देशों से एक मतलब यहाँ पर दो या दो से अधिक देश वहां पर इन्वॉल्व होते हैं आपसी ट्रेड में, वो इंटरनेशनल ट्रेड है। अगला है हमारे पास रीजनल ट्रेड या क्षेत्रीय व्यापार। क्षेत्रीय व्यापार क्या होता है? जैसे अगर हम लोग बात करें आसियान कंट्रीज, आसियान कंट्रीज हमारे पास जो जो हमारे पास हमारे इंडिया के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो इधर साइड की जो कंट्रीज हैं उन सब का एक ग्रुप बना हुआ है जिसको बोलते हैं आसियान कंट्रीज का ग्रुप। अब इन आसियान कंट्रीज में जो हम लोग आपसी ट्रेड देखते हैं ये अलग टाइप की आपस में अपने लिए अलग अलग रूल बना के रखे हैं, उस हिसाब से वहां पर ट्रेड हो रहा है, तो ये हो जाएगा वहां का रीजनल ट्रेड। अगर हम लोग यूरोपियन यूनियन की बात करें तो पूरा का पूरा यूरोप आपस एक पूरे सिंगल यूनिट के तौर पे यूरोपियन यूनियन के तौर पे वो स्टैब्लिश्ड है और वो आपस में ट्रेड करते हैं। तो उसके लिए जो ट्रेड पॉलिसी वो लोग अपनाएंगे वो रीजनल ट्रेड पॉलिसी होगी और वो ट्रेड रीजनल ट्रेड होगा। अगला है हमारे पास बायलेटरल ट्रेड। ठीक है, बायलेटरल ट्रेड या फिर द्विपक्षीय व्यापार। ये क्या होता है? अगर हम लोग का इंडिया और यूएसए सिर्फ इन दोनों के बीच अगर कोई डील हुआ है या फिर इन दोनों के बीच बस बात हुआ है कि भैया आप इतना % टैक्स ले सकते हो, आप इतना % टैक्स ले सकते हो, तो जो नॉर्म्स बने हैं वो केवल दो कंट्रीज के बीच में बने, तो उसको बोलेंगे हम लोग बायलेटरल या फिर द्विपक्षीय व्यापार। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या रहेगा? सर्विसेज बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज बोल रहे हैं, तो फिर क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखिए, जो बायलेटरल ट्रेड होता है, रीजनल ट्रेड होता है, ये दोनों भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है अगर वो दो देशों के बीच, दो या दो से अधिक देशों के बीच वहां पर हो रहा है। ठीक है, अंतर ये है कि ये सिर्फ क्षेत्रीय तौर पे होगा। जैसे अगर हम लोग एशियन बात करें, एशियन कंट्रीज के बीच बस होगा तो बस एशियन कंट्रीज के लिए अलग वहां पर रूल रहेगा। अगर हम लोग यूरोप में चलेंगे यूरोप के हिसाब से रहेगा। बायलेटरल में सिर्फ दो रहेगा, दोनों ही कंट्री क्या है अलग, दोनों अलग अलग कंट्री अलग अलग जगह पे हो सकती है और क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं इसलिए वो भी इंटरनेशनल ट्रेड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छा, एक और होता है, एक होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्या होता है? कोई भी चीज वैसे फ्री नहीं होता। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? अगर कोई दो कंट्री आपस में, जैसे अगर हम लोग अभी बात करें इंडिया और कतर, ठीक है, भारत और कतर के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सबसे लेटेस्ट में अगर अभी बात करें तो हुआ है। ब्रिटेन के साथ बात चल रही है, कनाडा के साथ बात चल रही है और हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड डील हो चुकी है। अगर हम लोग बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जब हम लोग क्या करते हैं, जब इंडिया किसी दूसरे कंट्री को या फिर कोई कंट्री ए है जब कंट्री बी को सामान बेचती है तो ये लोग ना आपस में ना टैक्स खेलते हैं। ये इसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, ये इसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, तो उस टैक्स के चलते ना प्राइस जो होता है महंगा हो जाता है। अगर रेट ज्यादा हो गया है, महंगा हो गया है, तो फिर ऐसे कंडीशन में जो व्यापार है उसको नुकसान होता है यहाँ पे कि अरे यार इतना महंगा है तो फिर मैं खरीदूंगा ही नहीं, इस टाइप्स की चीजें होती है।
तो वहां पर ना अगर हम लोग को इस ट्रेड को बरकरार रखना है, इसको और अच्छा एनहेंस करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग यहाँ पर जो टैक्स लग रहा है उस टैक्स को हम लोग कम कर दें, या फिर हम लोग कुछ चीजों में बस टैक्स लगाएं जिससे दोनों देशों को नुकसान ना हो, ऐसे ट्रेड मतलब टैक्स नॉर्म्स हम लोग डिसाइड करें, तो वहां पर पूरी तरह से फ्री तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोला जाता है कि हम लोग आपके यहाँ व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हैं। चलिए, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वह थ्योरी यह बता कौन सी थ्योरी यह बताती है कि किसी देश को उन चीजों को प्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड करना चाहिए जहां उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ठीक है सबसे कम है। तो हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज, मर्चेंटलिज्म, ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, बाजार मूल्य पर जीडीपी की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। ये क्वेश्चन ये बाय मिस्टेक आ गया है, ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, बाजार मूल्य की गणना, चलिए ये हमारे उसका नेशनल इनकम का क्वेश्चन है, यहाँ पर गलती से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, घरेलू व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार से मुख्य रूप से इन कारणों से अलग होता है। किस कारण से अलग होता है, कारकों की गतिशीलता, ठीक है, अलग अलग मुद्राएं, कानूनी और व्यापार प्रतिबंध, या फिर उपरोक्त सभी। तो हमारा जो ट्रेड होता है ना वो इन तीनों ही फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक ऐसी पॉलिसी जो विदेशी कंपटीशन को सीमित करके घरेलू प्रोड्यूसर्स का पक्ष लेती है। मतलब जो, जैसे अगर हम लोग बात करें चाइना की, ठीक है, तो चाइना क्या करता है, अपने इसको यहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं, यहाँ के जो जनता है, उनको जो जो चीजों का जरूरत है उन सब का प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सारी चीज को वो अवेलेबल करा देते हैं। वो नहीं चाहता कि बाहर से मंगाया जाए, उसके पास हर चीज का कॉपी है, उसके पास आईफोन का भी कॉपी है। तो इस तरह मतलब आईफोन कोई नया फीचर लेके आएगा और ये अपने सस्ते में बना के इसको बेच देता है। इसके जो लोग हैं वो बाहर के प्रोडक्ट्स कम से कम खरीदें, ऐसा चाइना की पॉलिसी है। इंडिया की भी पॉलिसी कुछ ऐसी हम लोग को कुछ क्षेत्रों में नजर आती है, जैसे हम लोग मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया बोलते हैं, हम लोग इंडिया में ही बनाएं, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें और इंडिया के ही चीजों को यूज करें। हम लोग आत्मनिर्भर भारत की जब बात करते हैं तो हम लोग क्या चीज को बोलते हैं कि जो भी प्रोडक्ट रहेंगे उसको हम लोग अपने देश का बना वाला को ही यूज करें। ठीक है, वोकल टू लोकल वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर ये क्या चीज को बता रहे हैं, ये संरक्षणवाद कहलाता है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शनलिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बाकियों के प्रोडक्ट को वहां पर या तो हम लोग टैक्स नॉर्म्स बढ़ा सकते हैं, वहां पर टैक्सेशन हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनके ऊपर डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं, ऐसे तरह तरह के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। बस एक ही लक्ष्य है कि हम लोग अपने आप को बढ़ावा दें। तो ये कहलाता है हमारा प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, संरक्षणवाद। अगला क्वेश्चन, खास तौर पर इंपोर्टेड सामान पर लगाए जाने वाले टैक्स को कहा जाता है। तो सब्सिडी, कोटा, टैरिफ और एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पर एक बात को और समझिए, एक्साइज ड्यूटी जो होता है ना, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो हम लोग यहाँ पर ड्यूटी लगा देते हैं वो एक्साइज ड्यूटी है। लेकिन अगर हम लोग को कुछ चीज को रोकना है कि नहीं नहीं ये चीज नहीं आना चाहिए, या फिर पर्टिकुलर इस देश से नहीं आना चाहिए, तब हम लोग वहां पर यूज करते हैं वर्ड टैरिफ का। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एड वैलोरम। ठीक है, एड वैलोरम टैरिफ इज कैलकुलेटेड एज, क्या किस टाइप से उसको कैलकुलेट किया जाता है, सामान की प्रति यूनिट एक निश्चित शुल्क, आयातित सामान के मूल्य का 1%, सामान के वजन के आधार पर टैक्स, ऐसा टैक्स जो मौसम के अनुसार बदलता है। ये ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ परसेंटेज ऑफ अ वैल्यू ऑफ दैट इंपोर्टेड गुड इज टर्म्ड एज एड वैलोरम। चलिए अगला क्वेश्चन, कोटा। कोटा टैरिफ से डिफरेंट होता है, क्यों? ठीक है, हमारे पास वहां पर रीजन बताना है। इंक्रीजेस गवर्नमेंट रेवेन्यू डायरेक्टली, ये कोई ऐसा वो नहीं है। लिमिट्स द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट कैन बी इंपोर्टेड, ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन। बाकियों को भी देख लेते हैं। किसी सामान की उस फिजिकल मात्रा को सीमित करता है जिसे इंपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, वहां पर लिमिटेशंस हम लोग लेके आते हैं तो उसको हम लोग कोटा बोलते हैं। कैसे कोटा बोलते हैं, जैसे
अगर हम लोग बोलते हैं कि आपके पास, क्योंकि जब हम लोग ना बाहर से कुछ सामान मंगाते हैं ना, तो हमारे घर का जो डॉलर, हमारे जो देश का डॉलर है, उसको हम लोग को दूसरे को देना पड़ता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया हमारा जो डॉलर है ना, अगर हम लोग का डॉलर कम होते जाएगा ना, हमारे पास जो रखा हुआ डॉलर है वो कम होते जाएगा, तो इससे नुकसान हो जाएगा हम लोग को। तो हम लोग क्या करें, हम लोग इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट बोलती है कि भाई फिक्स कर देते हैं। अगर आप बाहर से कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हो तो आप मंगा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा इतना डॉलर का उतना डॉलर का, ऐसा फिक्स कर सकते हैं हम लोग कोटा। तो कोटा फिक्स करना कि इस सेक्शन का या फिर इस कैटेगरी का इतना ही सामान या फिर इतने का ही सामान बस आ सकता है, ये फिक्स करना क्या कहलाता है, हमारा कोटा फिक्स करना कहलाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा लिमिट लगा देंगे हम लोग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है एम्बार्गो। एम्बार्गो या फिर एम्बार्गो क्या होता है, अ स्मॉल टैक्स ऑन लग्जूरियस प्रोडक्ट, अ टोटल बैन ऑन ट्रेड विथ स्पेसिफिक कंट्री। अगर हम लोग को ऐसा लगता है कि कोई कंट्री जैसे चाइना, वो स्पेशली हम लोग को उसके ऊपर डाउट जा रहा है कि आदमी ठीक नहीं है, इसका जो ये प्रोडक्ट को एकदम सस्ता सस्ता बेच के हमारा नुकसान करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबंध लगा देंगे। इसी को बोल देते हैं हम लोग एम्बार्गो लगाना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, डंपिंग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का मतलब क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय जल में कचरा फेंकना, किसी विदेश बाजार में सामान को उसकी उत्पादन लागत से कम कीमत पर बेचना, ऐसे सामान का निर्यात करना जो देश में बैन है, टैरिफ को घटाकर शून्य करना। तो भाई जो हमारा डंपिंग होता है ना, डंपिंग क्या होता है, अगर जैसे चाइना क्या करता है, उसके पास ना रॉ मटेरियल एकदम सस्ते में मिल जाते हैं। अगर एकदम सस्ते में मिल रहा है तो फिर वो क्या करेगा, वो हमारे यहाँ बेचना स्टार्ट करेगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग के यहाँ लाइट जो उसमें लगता है, दिवाली में लगता है, वो लाइट वो मान लेते हैं 50 रुपए में पूरा सब चीज को करके, इसमें गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह सब चीज मिल गया, कितना हो गया, 50 रुपए में मार्केट में लेके आ गया। अगर हम लोग, हमारे देश के लोग, जब वहां पर कोई फैक्ट्री में अगर बनेगा तो मान लेते हैं 70 रुपए में ला रहे हैं, तो ये क्या करे, ये 50 रुपए में लाया, मान लेते हैं 70 में, इसको हम लोग क्या कर देते हैं 50 रुपए में, मतलब हमारे देश में प्रोडक्शन हुआ 50 रुपए में, हम लोग मार्केट में लेके आए और चाइना भी 50 रुपए में लेके आया। अब रेट बराबर हो गया, क्वालिटी भी लगभग लगभग एक जैसे है। अब चाइना क्या करेगा, वो बोलेगा कि उसको पड़ रहा है 50 रुपए ही पड़ रहा है, उसको मान लेते हैं वो 1 रुपए नहीं कमा रहा है, उसको 50 रुपए ही पड़ रहा है, तो वो क्या बोलेगा, भले मैं नुकसान में जी लूंगा लेकिन प्रोडक्ट तो मैं ही बेचूंगा। तो ये क्या कर देगा, 10 रुपए कम कर दिया, गवर्नमेंट इसको सब्सिडी दे दिया, गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर चाइनीज कंपनी को पैसा दे दिया, और अब वो चाइनीज कंपनी 40 रुपए में बेच रही है अपना लाइट को, हम लोग बेच रहे हैं 50 रुपए में, वो बेच रहे हैं 40 रुपए में। तो क्या होगा, हम लोग, क्योंकि हमारी जनता बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, तो कौन सा खरीदना चाहेगी, 40 रुपए वाला खरीदना चाहेगी, तो 40 वाला बहुत लगातार लगातार बिकते जा रहा है, 50 वाला कोई खरीद नहीं रहा है। ऐसे लोग जो एकदम हमारे एकदम देश प्रेमी टाइप के हैं, वो लोग इस 40 के बदले के बजाय भी 50 रुपए का, क्योंकि वो हमारे देश का प्रोडक्ट है इसलिए इसको खरीदेंगे। लेकिन ऐसे लोग कम है, अगर कम है तो कंपनी का जो क्या बोलते हैं मुनाफा होना चाहिए, उतना मुनाफा नहीं हो पाएगा, उतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है तो फिर वो बोलेगा कि रहने देते हैं, ये चल ही नहीं रहा है, तो अब ये क्या कर देगा, कंपनी को, हमारा जो देशी कंपनी है वो हो जाएगा बंद। अब ये अभी तक ये क्या कर रहा था, हमारी कंपनी को बंद करवाने के लिए अभी तक एकदम सस्ते सस्ते में बेच रहा था, इसको बहुत नुकसान हो चुका है, अब उसको भरपाई करेगा। तो अब जब वो 50 रुपए में बेच सकता है, जब मार्केट से ये बाहर हो चुका है, तो अब ये 50 रुपए में बेच सकता है, लेकिन अभी कितना में बेचेगा, 70 रुपए में, 80 रुपए में, 100 रुपए में, क्योंकि मार्केट में उसके बराबर में ही कोई नहीं है, तो लोग को खरीदना ही पड़ेगा, लोग खरीदेंगे ही। और इसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट लगाती है एंटी डंपिंग ड्यूटी, एक्स्ट्रा और पैसा बढ़ा देती है। जैसे यहाँ पर ये 70 रुपए में बेच रहे हैं ना, और वहां पर टैक्स बढ़ा देगी तो फिर वो और महंगा हो जाएगा, और महंगा हो जाएगा फिर नहीं खरीदेंगे लोग। इस टाइप का काम करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, ताकि हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं वो बचें, हमारे यहाँ के जो कंपनियां हैं वो सरवाइव करें और प्रॉफिट हमारी कंपनियों को मिले, इसलिए गवर्नमेंट ऐसा करती है। क्योंकि वहां पर चाइना गड़बड़ी कर रहे हैं, उसकी गड़बड़ी को रोकना तो पड़ेगा ही। तो हमारा क्या होगा राइट आंसर, विदेशी बाजार में सामान को उसकी उत्पादन लागत से कम कीमत पर बेचना, यही है डंपिंग, और उसके लगाती है गवर्नमेंट डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, किसी देश के निवासियों और बाकी दुनिया के बीच सभी आर्थिक लेन देन के रिकॉर्ड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन, चालू खाता और राजकोषीय बजट। तो भाई इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। इसी का अगर क्राइसिस आ जाता है तो उसको बीओपी क्राइसिस बोलते हैं, जो 1991 में इंडिया में आया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रेड डेफिसिट कब होता है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, एक होता है डेफिसिट और एक होता है सरप्लस। डेफिसिट मतलब क्या होता है, अगर हम लोग जितना हम लोग बेच रहे हैं उससे ज्यादा अगर हम लोग खरीद रहे हैं तो हम लोग नुकसान में, तो उसको बोलते हैं हम लोग डेफिसिट होना। और अगर हम लोग जितना बेच रहे हैं उससे कहीं, जितना हम लोग खरीद रहे हैं उससे कई ज्यादा हम लोग, जितना हम लोग खरीद रहे हैं उससे कई ज्यादा हम लोग बेच रहे हैं, तो उसको बोलते हैं, तो हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा आएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग सरप्लस। तो हमारे पास पूछा ट्रेड डेफिसिट, जो ट्रेड डेफिसिट में क्या होगा, जो हमारा एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा, इंपोर्ट ज्यादा होगा। तो क्या बोल रहे हैं, इंपोर्ट्स एक्सीड एक्सपोर्ट्स, ठीक है। जो इंपोर्ट है एक्सपोर्ट से अगर ज्यादा हो तो हम लोग को क्या होगा, डेफिसिट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बीओपी में किस अकाउंट का में सामान, सेवाओं और एक तरफा ट्रांसफर, ठीक है, हमारे पास यूनिलेटरल ट्रांसफर, कहाँ पर हम लोग कौन से अकाउंट में हम लोग इसको मैनेज करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, करंट अकाउंट और रिजर्व अकाउंट। तो भाई हम लोग किस में करते हैं, करंट अकाउंट में। अगर हम लोग बात करें कैपिटल अकाउंट की, जो तो हमारे पास जो फॉरेन से जितना भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना, उन सबको हम लोग कहाँ पर नोट डाउन करते हैं, हमारे कैपिटल अकाउंट में हम लोग नोट डाउन करते हैं, ठीक है। रिजर्व अकाउंट, ये सारा चीज को एक एक करके देखते जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर किसी देश की करेंसी का मूल्य गिरता है, कमजोर हो रही है करेंसी, तो उसके एक्सपोर्ट में क्या होता है। अगर किसी देश की करेंसी लगातार कम होती है ना, तो उसका जो प्रोडक्ट रहता है ना, वो बाकियों के लिए सस्ता प्रतीत होता है। तो वहां पर क्या होगा, विदेशियों के लिए ज्यादा महंगे हो जाएंगे क्या, नहीं होंगे। चीपर फॉर फॉरेनर्स, बिल्कुल सही, उनके लिए सस्ता हो जाएगा, इसलिए लोग इंडिया आना पसंद करते हैं और इंडिया का प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। अगला है हमारे पास एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बीओपी के किस भाग में दर्ज किया जाता है, चालू खाता, घाटा, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ट्रेड अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट। तो हमारा राइट आंसर अभी थोड़ी देर पहले बताया मैं, कैपिटल अकाउंट में इसको मैनेज करते हैं, उसको एंट्री करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला 1995 में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गैट की जगह किस संगठन ने ली, तो डब्ल्यूटीओ आया भाई। और ये जो गैट एग्रीमेंट है वो कब साइन हुआ था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में। उस टाइम पे तीन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को दिखाई देती है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन तो दो है, एक है हमारे पास आईएमएफ है, एक है हमारे पास आईबीआरडी, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और एक एग्रीमेंट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग गैट एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो यही जो एग्रीमेंट है 1944 में सिर्फ एग्रीमेंट आया, इसी को ही हम लोग फॉर्मलाइज कर दिए और डब्ल्यूटीओ बना दिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिए, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। मोस्ट फेवर्ड नेशन सिद्धांत का मतलब क्या है, एक देश के सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों को समान रूप से सबसे अच्छी व्यापार शर्तें देनी होंगी, एक देश का पसंदीदा व्यापार भागीदार चुन सकता है, केवल पड़ोसी देशों में टैक्स छूट और विकासशील देशों में टैरिफ नहीं। तो ये हमारे तीनों ही गलत है, हमारा पहला स्टेटमेंट राइट है। क्या होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, अगर किसी कंट्री को हम बनाना चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे से ग्रो करे, अगर हम लोग को ऐसा लग रहा है, तो हम लोग क्या, जो कंट्रीज क्या करती है, किसी देश को घोषित करती है कि वो मोस्ट फेवर्ड कंट्री होगी। तो डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स आपस में ये चीज कर सकते हैं, उनके लिए ये पावर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास फ्री ट्रेड एरिया, जैसे हम लोग देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वैसे ही होता है फ्री ट्रेड एरिया। तो फ्री ट्रेड एरिया क्या होता है, अगर कोई एरिया ऐसा हम लोग सेट कर दिए हैं कि इस कंट्रीज से मिलके, जैसे गल्फ कंट्रीज या फिर यूरोपियन कंट्रीज या फिर आसियान कंट्रीज, ये लोग अगर ऐसा डिसाइड करें कि हम लोग जब आपस में ट्रेड करेंगे ना, तो हम लोग यहाँ पर टैक्स नहीं लेंगे, तो उसी बोलेंगे हम लोग फ्री ट्रेड एरिया। वो एरिया हो गया एग्रीमेंट, इसी से रिलेटेड जो एग्रीमेंट रहेगा उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोल देंगे। एक ही करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं, करते हैं नहीं बोलेंगे, कर सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। एलिमिनेट टैरिफ्स एंड कोटास अमॉन्ग देमसेल्फ, बिल्कुल सही, टैरिफ यहाँ पर नहीं लगेगा, टैरिफ लगता तो फिर ये वो फ्री ट्रेड एरिया नहीं रहेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कस्टम यूनियन
कस्टम्स यूनियन का एक उदाहरण है, कस्टम्स यूनियन का उदाहरण। तो हमारे पास क्या दिया है, नाफ्ता, जिसका अभी नाम चेंज हो चुका है USMCA, और उसके बाद फिर दिया है यूरोपियन यूनियन, आसियान और ओपेक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कस्टम्स यूनियन क्या होता है, ऐसा यूनियन जो मल्टी डायमेंशनल लेवल पे वो एग्रीमेंट्स करके रखता है कि वो उनके पास उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी होगा, उनका जियोपॉलिटिक्स में भी वो लोग सेम स्टांस रखेंगे, इस टाइप्स का भी ट्रेड वहाँ पर हुआ रहता है। अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे चीज़ों को एक रूप में देखने का लोग कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ट्रिप्स एग्रीमेंट। ठीक है, ट्रिप्स क्या है हमारे पास, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होती है, जैसे अगर मेरी बुद्धिमत्ता का यूज करके अगर मैं कुछ इनोवेटिव चीज सोचा, मैं इनोवेटिव चीज किया, या फिर कुछ कंपनी से मेरा टाई अप हुआ, या फिर मैं कुछ प्रोडक्ट बनाया, तो वो मेरी जो प्रोडक्ट के बारे में उसकी जो जानकारी रहेगी ना, वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो मेरी बौद्धिक क्षमता का, वो क्या बोलते हैं, संपत्ति का रूप है। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट। तो इसके लिए ठीक है, ये एग्रीमेंट कौन मैनेज करता है, विपो, WTO, UNCTAD और IMF। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, WTO। विपो क्या काम करता है भाई, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है और नॉर्म्स बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आयात के मुकाबले प्रतिस्पर्धा करने में मदद करने के लिए घरेलू उत्पादक को सरकार द्वारा किया गया भुगतान कहलाता है। गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, तो हम लोग हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करती है, ऐसा पूछा है। तो टैरिफ है, कोटा है, सब्सिडी है और लाइसेंस है। तो हमारी गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, पैसे प्रोवाइड करती है कि जाओ और जाकर बेचो। चलिए अगला, भारत में विदेशी व्यापार नीति, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ध्यान रख रहना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, अगर हम लोग को ऐसा लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है, वहां पर आर्थिक गतिविधियों को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, तो उन सारे एरिया को गवर्नमेंट जो है SEZ घोषित करती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित करती है। तो हमारे पास उसका मकसद क्या है, ठीक है, इंटेंशन क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, इंक्रीज डोमेस्टिक कंजप्शन, डोमेस्टिक कंजप्शन को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट एक्सपोर्ट एंड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये तो सही बात है, रेगुलेट लोकल मार्केट, लोकल मार्केट रेगुलेट करने के लिए नहीं है, लिमिट दी मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट की गुड्स को भी होगी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक्जिम पॉलिसी। एक्जिम पॉलिसी को क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बोलते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बोलते ना, तो भी वही है। अगला है हमारे पास VER, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्टेंट, ठीक है, इज यूजुअली प्रैक्टिस्ड बिकॉज, क्यों उसको यूज किया जाता है, द एक्सपोर्टिंग कंट्री वांट्स टू अर्न लेस मनी। ठीक है, एक्सपोर्टिंग कंट्री क्यों कम पैसा कमाना चाहेगी, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, द इम्पोर्टिंग कंट्री थ्रेटन्स टू इम्पोज रेस्ट्रिक्टर ट्रेड, रेस्ट्रिक्ट मतलब रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, ट्रेड बैरियर्स को करने के लिए, बैरियर्स लाने के लिए वो करती है, कोशिश करती है, उसी को बोलते हैं रिस्ट्रेन। ठीक है, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट एक वॉलेंट्री लेवल पे होगा, मतलब ऐसा नहीं कि सब हर तरह से हो जाएगा, ऐसा नहीं, कुछ चीजों में होगा और सेलेक्टिवली वहां पर चीजें होंगी। अगला है हमारे पास ट्रेड फैसिलिटेशन। ट्रेड फैसिलिटेशन रिफर्स टू, क्या चीज को बोलते हैं भाई, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टैरिफ्स, सिंप्लीफाइंग एंड स्ट्रीमलिंग इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर्स। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करना, यही होता है हमारा ट्रेड फैसिलिटेशन। मतलब हम लोग ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं कि हम लोग आसानी से ट्रेड हो, बेस्ट तरीके से ट्रेड हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27, बाउंड टैरिफ क्या है। बाउंड टैरिफ, एक टैरिफ जिसे कभी बदला नहीं जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, सब चीज बदला जा सकता है, हर चीज परिवर्तनशील है। अधिकतम टैरिफ स्तर जिसे WTO सदस्य ने लगाने पर सहमति दी है, अ टैरिफ दैट अप्लाइज ओनली टू लैंड बाउंडेड कंट्रीज। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, मतलब
हर किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, उन्हीं के ऊपर लगेगा जिनके ऊपर लगाया जाता है, और वो बाइंडिंग नेचर का रहेगा कि नहीं आपको तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर टैरिफ बाधा है? ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर कौन सा है? तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है एड वैलोरम टैक्स, स्पेसिफिक ड्यूटी, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स और कंपाउंड टैरिफ। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है, बाकी सब क्या है, ट्रेड बैरियर, ये ठीक है, बाकी सब क्या है, टैरिफ बैरियर है, लेकिन जो हमारा सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर जो है ये कोई ये हमारे पास टैरिफ बैरियर नहीं है। इंटरस्टेट ट्रेड विद इन अ कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, देश के अंदर ही अगर हम लोग राज्यों के बीच आपसी व्यापार हो रहा है तो क्या बोलते हैं हम लोग, घरेलू व्यापार या फिर डोमेस्टिक ट्रेड बोलते हैं। स्टार्टिंग में देखे हम लोग। और आज का लास्ट क्वेश्चन, लिंडर हाइपोथेसिस के अनुसार मैन्युफैक्चर्ड सामानों का इंटरनेशनल ट्रेड इनके भी ज़्यादा मजबूत होगा, किनके भी ज़्यादा मजबूत होगा ऐसा बोल रहे हैं। अलग अलग इनकम लेवल वाले देश, कंट्रीज विद डिफरेंट इनकम लेवल्स, कंट्रीज विद सिमिलर इनकम लेवल एंड प्रेफरेंस, एक जैसे इनकम लेवल वाले और पड़ोसी नेबर्स नहीं, कंट्रीज विथ अपोजिट सीजन्स, ये ऐसा भी नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक जैसे इनकम लेवल वाले जो क्या बोलते हैं और पसंद वाले जो देश है उनमें हम लोग लिंडर हाइपोथेसिस का वहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इस तरह से हमारे 30 क्वेश्चन यहाँ पर ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।